ये विलेज लाइन लाइव का पॉडकास्ट लोहार आजकल है और मैं हूं हमेशा की तरह आपका अपना गुड्डू भैया। लोहार आजकल आज की इस चर्चा में हमारे साथ हैं समाज सेवी अमीरीलाल ठाकुर। आपका हमारे पॉडकास्ट लोहार आजकल में स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपको चैनल को। पहली बार मैं मोतिहारी में लोहार संवाद यात्रा के एक कार्यक्रम में आपसे रूबरू हुआ। वहां पर किसी ने आपको लोहारों का गांधी कहकर संबोधित किया। फिर दूसरी दफे इसी महीने की 20 तारीख को लोहार संघर्ष मोर्चा की पटना IMA हॉल में हुई बैठक में भी आपको लोहारों का गांधी कहकर आपका परिचय कराया गया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज के लोहारों के संघर्ष और आंदोलनों के मौजूदा सूरत हाल में गांधी की क्या प्रासंगिकता है? जी, जवाब चाहूंगा। जी, ऐसे तो प्रासंगिकता इसका ये है जी, हम लोग गांधी के अनुयायी हैं जी, और वैसे उस रास्ते पर कार्य करने का प्रयास भी मैं करता हूं। जी, और खासकर आखिर कहीं ना कहीं कोई बात है तभी लोहार अगर समाज के जो लोग हैं जी, वे गांधी जी के बराबर या उनके मैंने किसी भी तरह से तुलनात्मक में तो मैं नहीं हूँ, लेकिन समाज के नज़र में कुछ न कुछ ऐसे दिखाई देता होगा मेरा कार्यक्रम जो अलंकारित शब्दों से लोग संबोधित करते रहते हैं। तो मैं समाज का आभारी हूँ। रही बात कि मैं ये चाहता हूँ जब तक आप निस्वार्थ भाव से समाज का कार्य नहीं करेंगे जी, तब तक किसी भी मंजिल पर नहीं पहुंचा जा सकता है। सामाजिक कार्य को करने के लिए जो अभी हमारी जो मुद्दा है जी, इसमें मेरे समय से गुरुबाबू खासकर मेरा अपना व्यक्तिगत इस पर सुझाव होगा कि मैंने जो हमारी जो परिस्थिति है उसके लिए जिस तरह IAS IPS के बच्चों जो लोग तैयारी करते हैं और तपस्या करते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं, उस तरह से हमारे पूरे समाज के लोग को एकाग्रचित होकर के त्राहिमाम यानी संलग्नता के साथ और निस्वार्थ भाव से कार्य हमें करने की जरूरत है। सारी महत्वाकांक्षाएं त्याग करके और उस कार्य को करने की जरूरत है। तो इसलिए सबसे पहला काम हम चाहते हैं कि कोई भी हमारे समाज के लोग हो, या चूंकि हमारी जातीय उत्थान की बात है या किसी का व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है और ये हमारी बड़ी लड़ाई है, यह संपूर्ण बिहार की लड़ाई है, यह बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। ये चूंकि अपनी कुल वंशों को लेकर के उसकी उन्नति और उसकी उत्थान की बात है और इसको इस छोटा में अंदाज से नहीं देखना चाहिए। इसलिए सबसे पहले एकदम निस्वार्थ भाव से सारी महत्वाकांक्षाएं को त्याग कर हम सभी लोगों को और एकजुट होकर और एक साथ होकर के हमें लड़ाई लड़ने की जरूरत है। ये मेरा अपना यह सुझाव है। जी, इसी से मिलता जुलता अगला सवाल है। जी, 20 अक्टूबर की लोहार संघर्ष मोर्चा की पटना IMA हॉल में हुई राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता आपके द्वारा होनी थी। जी, ऐसी खबरें मिली कि मोतिहारी के ही आपके साथी और जदयू के नेता राजकिशोर ठाकुर को आपके नाम पर एतराज था, लिहाजा बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सत्यानंद शर्मा को मिल गई। यही नहीं, आपको मंच की दूसरी पंक्ति में बैठाया गया। शायद आपकी नाराजगी ही रही होगी कि आप बैठक बीच में ही छोड़कर चले गए। तो क्या आज के समय में लोहार समाज को गांधी की नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस या किसी भगत सिंह की जरूरत है? जी, बिल्कुल आपने सही कहा। जी, सबसे पहले तो मैं इसको आपको साफ कर दूं कि ये किनके माध्यम से क्या अध्यक्षता होना था, ये सब मैं कुछ नहीं जानता हूँ। जी, क्या हुआ उस पर मेरा ध्यान नहीं रहा, मैं नहीं जानता। मुझसे बीच में निकलकर जाने का
थोड़ा सा ये हुआ कि हमारे समाज के हमारे पूर्व एमएलसी श्री रामजी प्रसाद शर्मा के लड़के थे, वो जो हमारे जिला के आपके हरसिद्धि विधानसभा के भाजपा के प्रभारी हैं और विधायक प्रतिनिधि हैं, अनेकों पद को लड़का सुशोभित करते हैं। और उन्होंने साथ गए थे, हमारे जिला अध्यक्ष शिवशंकर ठाकुर अधिवक्ता भी गए थे, सभी लोग गए थे। और उसमें हमने मंच पर जो गया, उसके बाद हमने देखा कि दीपक शर्मा जी हैं, वो थोड़ा सा हमको अटपटा लग रहा था कि हम नीचे चले जाएं, उनके साथ रहें, चूंकि हम आ गए वो नहीं आ पाए। फिर भी देखे तो निकल चुके थे। उसके बाद हमारे और कुछ साथी लोग थे जो इधर उधर लोग कुछ बतिया रहे थे, हमको समझ में नहीं आई। और उसके बाद वो निकल गए, फोन किए तो निकल चुके थे कि हमको कुछ एक काम हो गई है। अब इसलिए हमें भी उनको थोड़ा सा साथ देना पड़ा। और बीच में हम भी और हमारे जो अधिवक्ता थे, हमारे जिला अध्यक्ष, हम तीनों आदमी वहाँ से निकल गए। राजकिशोर ठाकुर जी हमारे बड़े भाई है, आदरणीय है, वो हमसे फ़ोन पर बात की है। हम कहे कि सर हमको थोड़ा सा विशेष काम है और हम लोग निकल चुके हैं, आप सुधा करके आइए। तो उस पर मैं खास करके कोई इस पर विशेष मैं बात करना नहीं चाहूँगा। रही बात जो आप बोले हैं कि सुभाष चंद्र बोस की ज़रूरत है और आज गांधीवादी सिद्धांत की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे कहना है जरूरत तो दोनों की है। उस समय भी आखिर सुभाष चंद्र बोस थे और गांधी जी थे, दोनों थे। यानी एक शांति दल के पुजारी थे, एक क्रांति दल के पुजारी थे, और दोनों की आवश्यकता पड़ी। उस तरह से आज भी मैं चाहता हूँ, क्योंकि युवाओं में जोश होता है, होश नहीं होता है, तो इसलिए युवाओं को होश देने के लिए बुजुर्गों की भी आवश्यकता है, जो हमारे समाज में बहुत से रिटायरमेंट किए हुए हैं, बहुत पढ़े लिखे जानकार विद्वान सभी लोगों से भरे पड़े हैं। तो वैसे जो लोग हमारे बीच में हैं, वैसे लोगों के भी हमारी सलाह की अपेक्षा है, वैसे लोगों की भी हमारे नेतृत्व की ज़रूरत है जो जानकार और विद्वान लोग हैं। और वैसे लोगों को भी लोग को कम नहीं आंकना चाहिए, उन लोगों की भी सहभागिता लेनी चाहिए। और खासकर जो युवाओं की जो जरूरत है, सबसे पहले तो हम देखते हैं, हम अपने समाज के आंदोलन में युवाओं का ही उपस्थिति कम रहती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा बिहार के लोहार समाज के युवाओं को भी कि वे लोग भी इस सब कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी ले, और इस समाज को उत्थान में वो लोगों का मदद मिलना चाहिए। अब ये लोग काफ़ी अग्रेसिव होकर के आगे आने की उन लोगों की ज़रूरत है, वो लोग आए, और युवाओं और बुजुर्गों सबका समन्वय होना चाहिए। दूसरी बात, किसी भी लड़ाई को जब तक युवाओं की भागीदारी और महिलाओं का भागीदारी नहीं होगी, तब तक आपकी लड़ाई अधूरी रहेगी। इसलिए मैं आह्वान करूंगा कि महिला लोगों को भी हम लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए, अधिक से अधिक उन लोगों को भी अपने आंदोलन में शामिल करना चाहिए, अपने अपने घर के माँ बहनों को भी आंदोलन में उतारना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारा अंग है। इसलिए युवाओं, महिलाओं और जो हमारे जो गांधीवादी विचारधारा के जो लोग हैं या क्रांतिकारी, यानी सबका सामंजस्य, सबका समन्वय बना करके और सभी लोगों का सलाह लेकर हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सिर्फ एक ही, किसी भी एक ही वर्ग से नहीं होगा, यानी सबको साथ लेकर, सबको मिला जुला करके लड़ाई हमें लड़ने की आवश्यकता है। ये तो खासकर देखी जा रही है मौजूदा समय में, अभी कुछ एक 7-8 महीने में या साल भर पीछे से, कि युवाओं की मौजूदगी हर प्रदर्शनों में, हर सेमिनार में, बैठक में, या फिर सड़क पर अगर वो उतर रहे हैं तो युवाओं की मौजूदगी नगण्य मिलती है। और ये सबसे बड़ी चिंता का सबब भी है, क्योंकि किसी भी देश, समाज या आंदोलन की जो रीढ़ होती है वो युवा होते हैं। और अगर उनका ही अगर इनमें पार्टिसिपेशन नहीं है, तो इन पर हमारे नेतृत्वकर्ताओं को सोचना चाहिए कि उन्हें, उन युवाओं को कैसे इन आंदोलनों से, प्रदर्शनों से जोड़ा जाए, तभी किसी आंदोलन या प्रदर्शन की सफलता का हम दावा कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अगला सवाल है कि 20 अक्टूबर की बैठक के बाद सोशल मीडिया पर आपके 2 पोस्ट का मैं जिक्र करना चाहूंगा। जी। पहली पोस्ट में आपने लिखा है कि व्यक्ति विशेष को राजनीति में स्थापित किए जाने से
समाज का कभी भला नहीं हो सकता। पूर्व के ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। दूसरी पोस्ट में जी दूसरी पोस्ट में आप लिखते हैं कि लोहार समाज की आकांक्षा, आज की सबसे बड़ी आकांक्षा पटना के गांधी मैदान में अपनी एकजुटता दिखाने की है। इसलिए सुरेंद्र पांचाल और उमेश विश्वकर्मा को अब एक साथ आ जाना चाहिए। तो क्या सोशल मीडिया पर इन वक्तव्यों से राजकिशोर ठाकुर और उनके प्रिय उमेश कुमार विश्वकर्मा और लोहार संघर्ष मोर्चा में शामिल तमाम नेताओं और पदाधिकारियों को सवालों के कटघरे में खड़ा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? जी, ऐसे कोई बात नहीं है। यह मेरा अपना एक स्वतंत्र विचार हुआ, क्योंकि मैंने ये जो देख रहा हूँ और जो आज की जो ये ट्रेड जो चल रहा है, इससे मैं एक तरह से बहुत दुखी हूँ। क्योंकि समाज को, इस स्थिति को, जो हमारी मुद्दा क्या है और हमें किस चीज की जरूरत है, और ये जो हो रहा है उससे मैं अंदर से संतुष्ट नहीं हूँ व्यक्तिगत रूप से। इसलिए मैंने जो सोशल मीडिया कहा, तो आजकल तो एक संवाद देने का, किसी से वार्तालाप करने का, आजकल तो सोशल मीडिया ही एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन चुका है। और हालांकि मैंने जब मैसेज दिया तो आखिर वो मैसेज आपको मिला, तभी आप हमसे प्रश्न पूछ भी रहे हैं। तो इसलिए, और इसमें हम जो बात बता रहे हैं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से तो सभी लोगों को समाज के बीच और सबके कान तक तो पहुंचेगा ही और पहुंचना ही चाहिए। इसलिए आजकल वही एक अच्छा माध्यम है कि जो सोशल मीडिया के माध्यम से हम सबसे सब लोग बात कर सकते हैं, उस पर विचार, अध्ययन, गहन सब कुछ कर सकते हैं। नहीं, तो मैं आपके इन दो पोस्ट में दिए गए वक्तव्यों के प्रकाश में उनके मद्देनजर बात कर रहा हूं कि आपको भी मालूम है, लोग भी जानते हैं, मैं भी समझता हूं, आप भी समझते हैं कि राजकिशोर ठाकुर जी कई एक मौके पर सार्वजनिक मंचों से उमेश कुमार विश्वकर्मा को राजनीति में लाए जाने की लोहार समाज से अपील करते नजर आते हैं। और तो और वह समाज के ही दूसरे नेताओं, एलवीएम के राजकिशोर शर्मा और आरवीएम के सुरेंद्र पांचाल पर लगातार हमलावर दिखते हैं। तो ऐसे में जो आपके दो पोस्टों का मैं जिक्र कर रहा हूं, तो उन्हीं का मैं आपसे एक तरह से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या इन पोस्ट के माध्यम से आप राजकिशोर ठाकुर जी और उमेश कुमार विश्वकर्मा और लोहार संघर्ष मोर्चा के जो अन्य पदाधिकारी हैं, उनको क्या आप सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? जी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है गुरु बाबू। सवाल है कि ये हर व्यक्ति का अपना विचार होता है, और उसमें हमारे बड़े भाई आदरणीय राजकिशोर ठाकुर जी का जहाँ तक विचार है, जहाँ तक वो जहाँ कुछ बोल रहे हैं, कर रहे हैं, उनका वह स्वतंत्र विचार है। अब वो किसी को कटघरे में खड़ा करते हैं या किसी पर किसी को काउंटर करते हैं, चाहे कोई लोग कुछ करते हैं, तो राजनीति में सब चलता रहता है और बहुत से लोग करते हैं, वही नहीं करते हैं, तो उन लोगों की अपनी विषय है। मैं अपने जीवन में किसी को काउंटर नहीं कर रहा हूँ और ना मैं किसी को सवाल के घेरे में मैं खड़ा करना चाहता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं अपने तरफ से एक निर्देश और एक सलाह दे करके मैं प्रार्थना करता हूँ। किसी लोगों से मैंने एक प्रार्थी के रूप में ही मैं विचार अपना व्यक्त करता हूँ। तो आज जो हमको दूसरे लोगों की वक्तव्य से और लोगों से हमें कोई तुलना की जरूरत नहीं है, और मेरा ध्यान उस सब पर रहता भी नहीं है। आप रही बात कि आपने जो कहा, जो पोस्ट आपका दूगो जो देखे, मैं उस पर आपको बात करूंगा कि मैंने जो लिखा था पूर्व में, सर्वप्रथम मैंने यही लिखा था कि किसी भी व्यक्ति विशेष को राजनीति में स्थापित हो जाने से सामाजिक समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। और दूसरी बात, और समाज जो है दिग्भ्रमित हो रहा है, और उसमें जो निष्पक्ष लोग हैं उन लोगों को एक साथ आने की जरूरत है। तो यह बात हकीकत है कि सवाल है कि
हम देखते हैं समाज में आपका आप राजभर साहब हुए चाहे बहुत से आप अभी हाल के दिन में हम देखते हैं मुकेश सहनी जी को देखते हैं, डॉक्टर संजय निषाद भी हुए, हाँ संजय निषाद भी हुए, बहुत से लोगों को देखते हैं। बहुत से लोगों को हमने उदाहरण की, इसीलिए हम शॉर्ट में लिख दिया कि पूर्व का इसका अनेकों उदाहरण है अपने पोस्ट में। हाँ, सबका जिक्र नहीं किया। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि राजनीति में स्थापित इसके मतलब पूर्व में भी जो बहुत से लोग हुए हैं, लेकिन सामाजिक समस्या का समाधान तो नहीं हुआ, जस का तस रह गया। तो फिर उसी चीज को हम क्यों दोहराने जाएं? तो सवाल अभी हम मुकेश सहनी जी को देखे हैं कि वो ये आपको सन ऑफ मलाह जो मलाह का एसटी की लड़ाई लड़े, उसके बाद वो विधानसभा में अपने भी मत्स्य पशुपालन विभाग के मंत्री भी हो गए हैं। उसके बाद उनके 4-5 विधायक भी हो गए, और फिर भी कहाँ किस तरह का समस्या का समाधान हुआ। लास्ट में देखे कि जब सत्ता से हट गए तब फिर जाकर के वो अपना भ्रमण 1 करोड़ बस के लेकर के भ्रमण चला रहे हैं। वो अच्छी बात है, कर रहे हैं राजनीति में स्थापित होने के लिए, और लेकिन समस्या का समाधान उससे हो जाता नहीं है किसी व्यक्ति विशेष से। इसलिए मैंने देखा कि ये जो ट्रेड जो चल रहा है आजकल, इससे ये मेरे ख्याल से तो माने राजनीति में स्थापित होने की है, और इससे ये हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा, क्योंकि सभी के सभी लोग उसी के तरफ मुड़ भी गया है। समाज माने डाइवर्ट हो गया है अपने मूल मुद्दा से। तो इसलिए हाँ, इसका मानना ये नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि राजनीति में स्थापित होना नहीं चाहिए, या इसका मतलब ये भी नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि राजनीति में स्थापित होना चाहिए। जब तक कि आपके समाज के लोग, अपने लोग जब राजनीति में नहीं जाएंगे, सत्ता में भागीदारी नहीं होगी, हिस्सेदारी नहीं होगी, तो फिर थोड़ा सा आपका आवाज दबा रहेगा। अपने लोग को जाना चाहिए, उसका मैं विरोधी नहीं हूँ, जाना चाहिए, लेकिन सारी ताकत उसी में झोंक नहीं देना चाहिए हम लोगों को सिर्फ सत्ता में जाने के लिए। अगर जो लोग जा रहे हैं उसको हम कॉपरेट करेंगे, उनको भी हम मदद करेंगे, लेकिन बाकी और सब जो हम लोगों का जो मुद्दा है और जो व्यवस्था बात है, ये सब के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और राजनीति करने वाले लोग राजनीति भी करें, और सभी लोग माने उसी को केंद्र बिंदु समझ करके पूरे बिहार के लोगों को उसी में फंस नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए मैंने लिखा कि इससे समस्या का समाधान भी नहीं हो पाएगा, और व्यक्ति विशेष के राजनीति में रहने से और कोई जरूरी नहीं है। इसलिए मैंने वो पोस्ट किया कि थोड़ा सा समाज में जो निस्वार्थ भाव से जो काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों की समय की पुकार है और जरूरत है, वैसे लोग भी हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आवें। माने मेरा कहना ये था, ये जो लोग महत्वाकांक्षा लेकर जो किसी काम के लिए जो चल रहा है, तो अगर चल रहे हैं तो उनको चलने दीजिए, मैं उनको अवरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोगों को भी आगे आना होगा और उन लोगों को भी इस पर विचार करना होगा। इसलिए मैं आमंत्रित किया और मैंने कहा कि सब लोग जरूरत है वैसे लोगों को आने का। दूसरी बात, दूसरा पोस्ट की बात आपने बोला है, तो दूसरा पोस्ट में भी हमने कुछ बात उसमें लिखे हैं, दिमाग से तो अभी उतर रहा है। नहीं, वो आपने उसमें लिखा कि उमेश जी को और सुरेंद्र जी को एक साथ आना चाहिए। हाँ जी जी, धन्यवाद। हाँ, मैंने ये देखा कि मेरे विचार से तो मैंने गुड्डू बाबू सबसे पहले ये जो हमने आपको बोला है निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए, और हमारी संख्या बहुत कम है बिहार में जी। और जब हम एक जाति के लोग हैं, एक ही हमारा मुद्दा है, तो फिर हम अलग अलग क्यों बटे रहेंगे जी। और ये सोच करके और ये देख करके हम दुखी होते हैं। तो हम चाहते हैं कि जब हमारा मुद्दा एक है, हम एक जाति के लोग हैं, तो फिर अलग अलग हमारा टीम क्यों, अच्छा अलग अलग उद्देश्य क्यों। तो अगर मान लेते हैं गांधी मैदान जहां तक भरने की सवाल है, जिन लोगों में अगर पहले से अगर सोच करके बहुत दिनों से जो 92 में जो एक बार जो हुई थी, तो उसके बाद से अभी तक गांधी मैदान में नहीं हुई, तो गांधी मैदान में जिन लोगों का सपना है कि गांधी मैदान को भरा जाए,
तो गांधी मैदान सीधे भरने से नहीं होगा इस तरह से, और अपने को माने टुकड़े टुकड़े में बंट करके और कम संख्या में जा करके और हमारा वहाँ हास्य हो जाएगा। इसलिए मेरा उस पर सुझाव है कि उससे बेहतर है जब मुद्दा एक है, जाति एक है, सब कुछ एक है, उद्देश्य एक ही है, तो हम सभी लोग मिलजुल करके और एक रणनीति और मिशन के तहत हम काम क्यों नहीं कर रहे हैं, अलग अलग क्यों कर रहे हैं? जब तक इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कुछ बात है आपस में, कहीं महत्वाकांक्षा की हो, चाहे किसी तरह की कोई बात है, तभी हम लोग में अलग अलग लोग ये काम कर रहे हैं। इसलिए हमने आग्रह किया है कि सबसे पहले कि हम लोग, अच्छा दूसरी बात, गांधी मैदान जहाँ तक आने की भरने की बात है, मेरे समझ से सिर्फ आप लोहारों का सभा बुला करके गांधी मैदान को आप भरते हैं तो ऐसी बात नहीं कि उसका आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसी जगह से आपका समाधान समस्या का हो जाएगा। मेरे विचार से गांधी मैदान तब भरनी चाहिए और तब उसका संकल्प लेना चाहिए कि इसके पहले आप सोच लीजिए किसी राष्ट्रीय नेता को अपने संगठन में, अपने सभा के मंच पर मुख्य अतिथि बनाने का, जैसे आज के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। तो मान लेते हैं अभी हमारा जो गेंद है, हमारा वो है केंद्र के पाला में, तो 48(6) को जो हमको रद्द कराना है या 1976 को बहाल कराना है, 108 1976 को, तो जो भी कोई तो केंद्र के माध्यम से ही होगा। तो केंद्र के लिए, उसके लिए आप जो हम चाहेंगे, आपके चैनल से हम अनुरोध करेंगे, और ये सब पहले ही से होना चाहिए, जो हमारे भाजपा के साथी है, जो हमारे जाति के जो लोग भाजपा में, सबसे ज़्यादा भाजपा में उनकी उपस्थिति रहती है, तो ऐसे लोग अपने सम्राट चौधरी जी, जैसे कि हम किसी दल में नहीं हैं लेकिन फिर भी सम्राट चौधरी जी से भी जाकर हम लोग मिले हैं, वहाँ अनेकों गिरिराज सिंह से, पवन जायसवाल जी के माध्यम से, रामा देवी जी के माध्यम से, माने 5-6 बार हम लोग दिल्ली गए हुए हैं, अनेकों मंत्रालय में, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, माने उस MP और अपने विधायक के माध्यम से अनेकों लोगों से हम लोग बातचीत कर चुके हैं, लेकिन माने कितनों बार गए हैं, या 15 बार लोकसभा में, 15 बार मेरे फेसबुक पर 15 बार का डाला हुआ है, जो लोग आवाज उठाए सब लोगों का, उसका हम लिखित भी जो लोकसभा में मिलता है उसका जो क्वेश्चन का, वो सब हम रखे हुए हैं, लेकिन 15 बार के बाद भी कोई माने सरकार के कान पर यूं नहीं रेंग रहा है। तो इससे समस्या का हमारा समाधान है। तो ये सबसे समझना चाहिए हमारे समाज के लोगों को कि हमारा मामला देखने के लिए आसान है, लेकिन सरकार जब अनसुनी कर रही है तो इसका मतलब वो उदासीन है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा और ज़्यादा इस पर तटस्थ रहने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है कि मेरा काम कैसे हो। तो इसलिए हम भाजपा के साथियों से, या जो भी समाज के नेतृत्व कर रहे हैं, जो अग्रणी भूमिका में है, समाज को माने मसीहा के रूप में काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों से मैं आग्रह करूंगा, जो युवा साथी हैं, जो रात दिन भाजपा और जदयू इसमें वो अपना राजनीति में अब उनकी पकड़ है। हम लोग तो ऐसे समाज सेवी हैं, किसी नेताओं से उतनी आमदरक है नहीं, ऐसे भी लगे रहते हैं, अपने प्रभुता भर तो कोशिश करते ही हैं, लेकिन जो लोग खास करके उस पार्टी में है, क्योंकि हमें विश्वास है पार्टी के लोग जाकर के पार्टी के लोग से बात करेंगे तो उनकी बात चलेगी, क्योंकि उनके लिए वो काम करते हैं। तो वैसे लोगों को माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात करनी चाहिए, समय लेनी चाहिए, और वैसे लोगों को अगर समय मिलता है तो उनकी माने मुख्य अतिथि उनको बना करके ही आपको गांधी मैदान में सभा करनी चाहिए। और इसके लिए सबसे पहले गांधी मैदान भरना आसान बात नहीं है। गांधी मैदान भरने के लिए आपको बिहार के कोने कोने तक तैयारी करना होगा, और वहाँ जो आपके पंचायत स्तर तक आपको कमेटी को मजबूत बनाना होगा, और वहाँ तक माने हर प्रखंड में कहूँ 10, 12, 20, 22, 23 इस तरह का पंचायत है हर प्रखंड में, और हर पंचायत अध्यक्ष को अध्यक्ष बनाना होगा। जैसे मैं अपने पूर्वी चंपारण में मैं ये काम करता हूँ, पंचायत स्तर तक अपने कमेटी को मजबूत करना होगा, ये सब तो उस तरह से हर जिला में होना चाहिए, और हर जिला में करके इस सब तैयारी करते रहिए। और सभी लोग जो रोड पर हम लोग जो घूम रहे हैं,
आई माने 500 माने 25 गो गाड़ी लेकर 20 गो गाड़ी लेकर के इतना खर्चा लेकर के यही सब, और जो जगे हुए लोग हैं उसी को जगाने हम चल रहे हैं। क्योंकि आप जहाँ जिस जिला में जा रहे हैं तो उस जिला में तो जो हमारे जैसे जो यूनिक जो लोग हैं, जो जगे हुए हैं पहले से उस संगठन के लोग हैं, उन्हीं के पास जा रहे हैं लोग, और वैसे ही लोगों को पकड़ रहे हैं, उन्हीं के यहाँ रात्रि विश्राम हो रहा है। लेकिन जो बहुत सबसे बड़ा जो तबका है जो पंचायत में और गांव में जो बसता है, वो इस मामले से अनोन हो जा रहा है। वहाँ हमारी आवाज नहीं पहुँच रही है, उन लोगों को यह जागृति नहीं हो रही है। तो वैसे लोगों के लिए मेरा विचार है, जगे हुओं की जगाने की जरूरत नहीं है, जगाने की जरूरत है जो सदियों से सोए हुए लोग हैं। तो ऐसे लोगों को जगाने के लिए आप वहां तक काम करें, और जो अग्रणी लीडर लोग जो है कि अपना इस तरह का व्यवस्था बात में लगे रहें। और जब आपका कंप्लीट संगठन हो जा रहा है, आप छोटी छोटी समितियां बनाकर जैसे हो इस सब को माने व्यवस्थित रखिए, और वहां भी अपना लाइन लगाए रहिए कि हमको माननीय गृह मंत्री का कब हमको समय निर्धारित हो रहा है। और जब निर्धारित ये भी काम चलता रहे और समय का भी मांगते रहिए, और जिस दिन आपको समय मिल जा रहा है उस दिन आप घोषणा कर दीजिए। तब तक में एक पहलवान लेखा जो बचपन से खेल कुश्ती खेलता है अखाड़ा में और कौश बना कर रखता है, उस तरह संगठन को मजबूत बना करके अब शक्तिशाली बन करके अब उभरने का प्रयास कीजिए। इस तरह करते रहिए, और जब समय निर्धारित होता है तब एक बार घोषणा कीजिए कि सभी लोग माने गांधी मैदान में उतर जाएंगे। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे, गांधी मैदान में उतरने के लिए और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे गृह मंत्री को रखने के लिए, ये सब के लिए भी किसी भी बड़ा से बड़ा अगर आप कार्यक्रम अगर राज्य स्तर पर रखते हैं तो उसको सफल बनाना आसान बात नहीं है। उसको इस तरह सीधे हवा खड़ा कर दीजिएगा और खड़े रोड पर आ जाइएगा, जतर ततर लोग रहेगा, जो पाया जहाँ से आ गया चल गया। तो ये तो सदियों से होते उसी तरह आइए रहा है। मैंने रेल रोको हो तब, चाहे कुछ हो तब, यानी 5,000 के बदले 200 लोग जुट गया। तो हम उसको समझते हैं कि वे लोग प्रयास करते हैं। अब उनको हम कैसे गलत कहें कि हाँ लोग चेहरा चमकाते हैं। सवाल है जब बड़ी भीड़ और तादाद के साथ अब पूरी तैयारी के साथ अब सहमति बनाकर आप राज्य में कोई काम करना नहीं चाहते हैं, नहीं करते हैं, तो अपने मन से किसी भी प्रस्ताव को पारित कर लेना, अपने से वो डेट को फिक्स कर देना, आह्वान कर देना, चलिए भाई 10,000 के जगह पर 200 तो आएगा, 500 तो आएगा, 200 तो आएगा, सोशल मीडिया में चला जाएगा, मेरा नाम हो जाएगा कि मैंने ये काम किया है। तो मेरा ख्याल से तो ऐसे काम करने से काम नहीं चलेगा। अगर हकीकत मनसा समाज के प्रति है तो इसकी बड़ी तैयारी और इसका रूपरेखा देना होगा, और बड़ा से बड़ा कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए मेरे विचार से आपको छोटे छोटे अनेकों समितियां बनाना होगा। अब जैसे हाँ जो स्वागत समिति का है, आपको माने कार्य करने वाला तैयारी समिति है, माने इस तरह का कार्य को सफल बनाने के लिए छोटी छोटी समितियां बना करके और उसकी जिम्मेवारी सबको निर्धारित करना होगा और सभी लोगों में बांटना होगा, तभी जाकर के वो बड़ा से बड़ा काम का आप काम को अंजाम दे सकते हैं। तो ये गांधी मैदान भरने के ये सब मेरा ये अपना सोच है कि इस तरह कीजिएगा तभी हम लोग सफल होइएगा। दूसरी बात, एक और बात हम कहना चाहिए कि बहुत से लोग जो बिल्कुल चाह रहे हैं कि हम एक ही दिशा में चले, एक ही यह काम करके हम सफलता ले लेंगे, तो मुझे उसमें विश्वास नहीं हो रहा है कि आप इस कार्य में आप सफलता आप हासिल कर लीजिएगा। क्योंकि मुझे चौतरफा लड़ाई लड़ने की जरूरत है। हमारी जो परिस्थिति है जो 1950 से ही हम उपेक्षित होते आ रहे हैं, और कोई भी सरकार नहीं, कांग्रेस की सरकार ने ही हमको इस तरह का किया। फिर अभी देखिए कि भाजपा की सरकार कुछ कर ही नहीं रहे हैं। सबसे ज्यादा हमें राज्य सरकार शुरू से लेकर के अभी तक वो हमारी उपेक्षा कर रही है। तो इसलिए हाँ, तो सवाल है कि इतनी अब माने आज़ादी अगर हकीकत समझा जाए तो देश आज़ाद भी हुआ है, लेकिन हम आज़ाद देश के गुलाम नागरिक हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी यह बात कहने में, क्योंकि हमारी जो अधिकार है, संवैधानिक जो अधिकार, वो तो अभी संविधान के पन्नों में अभी सीमित कर रह गया है। वो अधिकार हमें मिला कहाँ है? तो एक तरह से माना जाए तो हम तो एक तरह से इस आज़ाद देश के गुलाम नागरिक हैं। तो इसलिए इसके लिए हम चाहते हैं
और समाज के कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं, चौतरफा लड़ाई होना चाहिए। चौतरफा किस तरह से होना चाहिए? निस्वार्थ भाव से तो सर्वोपरि है, वो सोचकर ही काम करना होगा। न्यायालय की बात आती है तो न्यायालय में जैसे हम सुनते हैं कि कुछ लोगों ने 20 सितंबर को न्यायालय में केस कर चुके हैं। अब न्यायालय में कर चुके हैं तो कुछ लोग उसके सपोर्ट में, कुछ लोग विरोध में, बहुत तरह की बातें चर्चाएं आपस में लोग करते रहते हैं। तो वो भी हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब कर दिए तो कर दिए, सब लोग सहयोग कीजिए। तो न्यायालय में भी हमें लड़ना चाहिए, क्योंकि हम जब सरकार हमारी बात को जब नहीं सुन रही है और सरकार जानबूझकर हमें माने उपेक्षित नजर से देख रही है, उदासीन है, तो अंत में न्यायालय ही सब कुछ करती है। तो जो जैसा विषय है, जिस तरह की राज्य सरकार हमको कामार की उपजाति मान रही है और हम मूल लोहार है, वो मानने से हिचक रही है, तो इसके लिए तो हम अपनी पहचान के लिए हकीकत हम कामार हैं कि हम हकीकत मूल लोहार हैं, इसको पहले क्लियर करने के लिए तो कौन करेगा? जब सरकार नहीं मान रही तो हमें कोर्ट ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए कोर्ट में जो अगर मामला अगर हमारा गया है, कोई केस किया है, तो केस में भी सहयोग मिलना चाहिए, सभी लोगों को उसमें भी मदद करना चाहिए और हमारी लड़ाई न्यायालय में भी होनी चाहिए। दूसरी बात, आंदोलन, माने आंदोलन एक ऐसी चीज है, सभी आंदोलन ही एक ऐसी चाबी है जो सभी सदनों की दरवाजा खोल देती है। तो इसलिए आंदोलन भी हमारी होनी चाहिए, तो इसलिए आंदोलन की भी जरूरत है। तीसरी बात, राजनेताओं के जो संपर्क में जो जाने का है, अमित शाह से मिल करके, चाहे आपको माननीय सम्राट चौधरी से मिल करके बात करना, ये सब है, चाहे ये जाति, ये जो समाज को जन जागरण अभियान चलाकर समाज को करना, तो इसके लिए हमारे हिसाब से इसको 4 भाग में हमारे संगठन को बांट देना चाहिए हम लोगों को, यानी 4 माने टीम बाई वर्क होना चाहिए। हर टीम का अलग अलग जवाबदेही देनी चाहिए। जो एक टीम जो है न्यायालय के लिए तटस्थ है, उसके जुगाड़ में लगे हुआ है, उसके साथ छूट के काम उस बात में, तो न्यायालय में भी उसके लिए एक समिति उसकी होनी चाहिए। और आंदोलन जो करने वाले जो उस मिजाज के जो लोग हैं, उसको आंदोलन की भी नेतृत्व देना चाहिए और आंदोलन की जिम्मेवारी उनके कंधे पर सौंपना चाहिए और आंदोलन भी होना चाहिए। और तीसरा टीम जो है, जो राजनीति करने वाले हमारे लोग हैं और जो भाजपा में हैं और वैसे लोग या राजद में हैं, वो लोग भी आपस में समन्वय बनाकर, सबसे पहले वो लोहार है, उसके बाद किसी दल और पार्टी के लोग हैं, तो वैसे लोग भी अगर जदयू की जहाँ जरूरत है तो सब लोग आपस में एक रहे, तो जदयू की जहाँ जरूरत है जदयू वाले चले जाए, भाजपा में जहाँ जरूरत पड़ रहा है वो भाजपा के लोग चले जाएं, उनके पीछे वो अपना रहे। अगर एक व्यक्ति दूसरे, पहले तो दोनों का गठबंधन था तो जाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन आज तो दोनों में 2 भाग है और गठबंधन नहीं है, तो इसलिए भाजपा लंग जदयू वाले नहीं जाएंगे, जदयू वाले न भाजपा नहीं जाएंगे। तो इसलिए जहाँ जरूरत है वहाँ भाजपा में तो भाजपा वाले लोग जाए, जदयू में जदयू वाले, लेकिन आपस में ही लोग एक रहे। तो राजनेताओं पर भी हमारी पकड़ होनी चाहिए और वहाँ भी जानी चाहिए। एक जो ये पंचायत स्तर तक जो माने समाज को जो हमको गाइड करना है और जागरूक बनाना है, एक टीम इसका भी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, यानी 4 खेमे में हमारी बंटकर हमारी रणनीति उद्देश्य एक हो, लक्ष्य जो हम निर्धारित किए वो हमारा एक हो, लेकिन वर्क अलग अलग कर करके और सबको मिशन एक ही हो। इस ढंग से जब बड़ा आयोजन कीजिएगा, किसी भी काम में इससे ज़्यादा सहयोग मिलेगा, तो इस ढंग से अगर काम अगर किया जाए तो मुझे लग सकता है कि ये सफलता हमें मिल सकती है। लेकिन जो जिस तरह से कार्य हम लोग कर रहे हैं उसमें हमें सफलता दिखाई नहीं दे रही है, और यही कारण है कि जो हम इस ढंग से जो नहीं लड़ते हैं, 38 वर्षों से या 30 वर्षों या आज़ादी के बाद से आज तक हम लोग धूल चाट रहे हैं और आपस में हम लोग थोड़ा सा मनमुटाव या बिखरे हुए टीका टिप्पणी ये सब में आ जाते हैं। सबसे हम दुखद बात है, आपको मैं बता दूं, जो हमारे मुझे तो लगता है जिस समय सोशल मीडिया नहीं था, व्हाट्सएप का जमाना नहीं था, ऐसे हमारे माननीय एच.एस. ठाकुर जी थे, हमारे माननीय स्वर्गीय ये आपके थे श्री रामजी प्रसाद शर्मा जी, हमारे वृद्ध गोरख बाबू, सब लोगों के साथ हम लोग वर्क किए हुए हैं, काम किए हुए हैं। तो ये लोग उस समय सोशल मीडिया नहीं था, नेता हमारे 2 थे 3 थे, फिर भी उस समय हम हाई कोर्ट से जीते थे, सुप्रीम कोर्ट से हम डिग्री लिए थे, सरकार नहीं मानी, हाई कोर्ट के डिसीजन को नहीं स्वीकार की, नोटिफिकेशन जारी नहीं की,
तो सरकार पर हम लोग कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट केस किए थे। सरकार जब घिर गई तब औबंधिक रूप से हमको दी हुई थी, और औबंधिक रूप से देने के बाद भी राज्य सरकार माननीय निवर्तमान मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने जो न्यायालय में चले गए और अपील में हम लोगों के विरुद्ध में, हालांकि हाँ, तो कहने का मतलब उस समय सोशल मीडिया की बात नहीं थी, फिर भी एकता थी, पकड़ थी, गांधी मैदान में भी पहुंच गए, सब हमारा काम एक तरह से ठीक ठाक था, कितनों गड़बड़ ठीक ठाक। लेकिन आज ये सोशल मीडिया का एक जमाना हो गया और हमको साधन सुविधा मिल गया एक दूसरे से मिलने के लिए, सब कुछ सब ठीक है, फिर भी हम में बिखराव है। और बिखराव का मैं सबसे कारण मैं ये देखता हूँ, और मैं इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी ग्रुप में रहने वाले सभी भाइयों से मैं आग्रह करता हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति अपना सुझाव देते हैं या पोस्ट अगर उसमें भेजते हैं तो सीधे कोई दूसरा हमारा साथी उसको काउंटर करता है, और उसको सामान्य ढंग से लोग नहीं करते हैं। उसको माने एक भाषा होती है कि हाँ माने आपका कहना बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन थोड़ा सा इसको ऐसे किया जाए, सकारात्मक ढंग से उसको सुझाव दिया जाए तो वो व्यक्ति जो है थोड़ा सा वो अपनी गलती भी महसूस कर सकता है। लेकिन उसको ऐसे ढंग से उसको इर्छे तिरछे ऐसे कड़वे शब्दों में उसको जवाब दिया जाता है कि बहुत से लोग हैं कि वो पूछते नहीं करता है, वो अपना सुझाव नहीं देता है। जैसे हम ही लोग हैं, एक बिहार प्रदेश लोहार समाज का ग्रुप है, उसमें हमें बहुत से माननीय लोग हैं, खासकर नेता लोग हैं, लेकिन उससे हम लोग पोस्ट उसमें डालने से बचते हैं कि किस समय कौन किसको क्या कह देगा, किसको कौन गाली दे देगा, माने ये सब से हम लोग थोड़ा सा सतर्क रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ग्रुप बनने से और जो ये व्हाट्सएप ग्रुप जो हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप हुआ है, तो ज्यादा होने से और ज्यादा तो और बिखराव को पैदा कर रहा है। ये संगठन ये बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप इस वास्ते कि चूंकि हमारा मैसेज जाए, हम सबको एकत्रित हो जाए, संवाद में सब लोग हम लोग समझे बूझे, अपने मुद्दा के प्रति उत्तरदायित्व हो और हम लोग इसके लिए संघर्ष करें। तो इसका लाभ हमें इससे उसका सोशल मीडिया का लाभ उठाना चाहिए, बल्कि उसका हम दुरुपयोग करते हैं कि हम अपने ही भाई पर अपने छिटा का हो सकता है, कोई भाई से हमारी दुश्मनी थोड़ी है, उनकी अपनी विचार है, अगर लिखे हैं तो वो अगर उस तरह से लिख दिए हैं तो क्या फर्क पड़ता है, उसको आप थोड़ा सा नर्म निवेदन भाव में उसको आप जवाब दीजिए। लेकिन इतना ना कटाक्ष व्यंग माने चलता है कि दिल को दुखा देता है, तो उससे समाज मेरे ख्याल से जुटता नहीं है, इस समाज को तोड़ता है लोग और टूटता है, उससे दिल जख्मी होता है, ईर्ष्या द्वेष वैमनस्यता उसके माध्यम से और हम लोगों में बढ़ रहा है। इसलिए अब वो बोलता है कि वो आह्वान किया है हम क्यों जाए, वो आह्वान किया है हम वो कर रहा है तो मैं क्यों जाऊं, माने ये सब फिरका फरस्ती इससे बढ़ रहा है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा अपने समाज के साथियों से, सभी भाइयों से कि ये सब पर भी लोग थोड़ा सा परहेज करें और ढंग से इसको सुचारू रूप से जो दिशा है उसमें सही ढंग से हम लोग काम करें। अभी जैसा आपने बताया कि सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म हैं वो हमारे लिए वरदान साबित हो सकते थे जी, हमारा लोगों से कम्युनिकेशन बिल्डअप हो सकता था जी, लेकिन हमने इस जो एक सुविधा थी, जो हमारे पास एक बढ़त थी, हमने उसको भी गंवा दिया और नतीजा ये हुआ कि हम जुड़ने के बजाय और बिखर गए हैं। जी 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 बिल्कुल। तो अब मैं जैसे सोशल मीडिया में देखता हूं कि व्हाट्सएप ग्रुप दर्जनों होंगे, टेलीग्राम ग्रुप भी कमोबेश उससे कम करीब संख्या में वो भी है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे उनमें सदस्यों की संख्या, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जो सदस्यों की संख्या है ऑन एन एवरेज 200-300 के करीब जाती है, ठीक है। टेलीग्राम में कुछ एक ऐसे हैं जिनकी संख्या 10,000 से ऊपर गई है, ठीक है, और एक ही व्यक्ति लगभग सभी ग्रुप में है जी। तो अगर मैं देखूं कि जब लोहारों की संख्या का आप दावा करते हैं जी 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख जी, कोई 60 लाख तक पहुंच गया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इसकी कमोबेश अगर जनसंख्या 25 लाख भी अगर मान ली जाए, ठीक है, तो 25 लाख में ये कुछ सैकड़ों में लोग जी अपने विचार रखते हैं जी, कोई राइट विंग है, कोई लेफ्टिस्ट है जी, कहीं पर कोई बाइकॉट गैंग है जी, और एक नफरत का जो एक सैलाब भी वहां पे देखने को मिलता है, जहां पर विचारों में सहमति नहीं बनती है जी, और वहीं पर गोदी मीडिया भी फिर है जी, ठीक है।
तो जिस तरह हमारी केंद्र की राजनीति का ढर्रा है, वही ढर्रा हमारे समाज व संगठन में भी देखने को मिलता है। तो मैं ये कहता हूं कि जैसे आपने लोहार संवाद यात्रा के बारे में कहा कि वो उन्होंने यात्राएं निकाली और जगे हुए को जगा रहे हैं जी, तो ये कोई बात नहीं हुई। तो ये मैं कह रहा हूं कि जो भी बवंडर आया हुआ है, जो भी तूफान आया हुआ है, वो व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म में कुछ सैकड़ों लोगों के बीच ही है जी। आपका संवाद तो सुदूर गांव में बैठे व्यक्ति से नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं। पंचायत में बैठे व्यक्ति से नहीं हो रहा है, गरीब से नहीं हो रहा है, नहीं जी। तो ऐसे में संवाद यात्रा कितनी सार्थक है, चाहे वो पांचाल जी पद यात्रा निकाल रहे हो और चाहे उमेश जी ने संवाद यात्रा किया हो जी जी। और ये भी कम दुख वाली बात नहीं है कि उनका संवाद यात्रा जो उन्होंने तय किया था वो भी अव्यवस्था के भेंट चढ़ गया। नतीजा ये हुआ कि दर्जन भर से जिले उनसे छूट गए जी। और अब कब वो दूसरी संवाद यात्रा उनकी शुरू होती है कहा नहीं जा सकता है। तो मैं इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछना चाहूंगा जी जी कि लोहार संवाद यात्रा बिहार लोहार संघर्ष मोर्चा इसके बैनर तले निकाला गया जी जी जी। और ये बिहार लोहार संघर्ष मोर्चा जो काफी पहले बनी थी और उसके पीछे की कोशिश यही थी कि बिहार के जितने भी अलग अलग मंच व संगठन हैं वो सब एक प्लेटफॉर्म पे दिखे जी जी। लेकिन ये कोशिश भी धराशायी हो गई और फिर सभी नेतागण नेतृत्वकर्ता मनमानी पे उतर आए जी। दावा किया जा रहा है कि वही मंच को दोबारा जिंदा किया गया है जी। और तब के उसमें जो अधिकतर लोग लोहार संघर्ष मोर्चा के गठन के समय जो लोग मुख्य लोग थे 11 इसकी संख्या बताई जाती है, तो अब वो 8 बताया जा रहा है कि उमेश जी के साथ है जी जी। तो उनके तत्वावधान में ही लोहार संवाद यात्रा निकाली गई जी। मैं जानना चाहता हूं जी जी कि लोहार संवाद यात्रा जी या फिर लोहार संघर्ष मोर्चा जी क्या अपने मकसद में कामयाब हो पाई, हो रही है या हो पाएगी? जी सर जी, मेरा अपना मानना है जी कि मुझे नहीं लगता है जी कि ये लोग कामयाब हुए हैं या हो रहे हैं या होंगे, क्योंकि अब देखिए संगठन तो बहुत से लोग हैं। अभी अब देखिए आर.के. शर्मा को जी, तो वो तो अभी अलग है, मान लेते हैं। अगर हम सबसे निवेदन करते हैं, लोग आग्रह करते हैं एकजुटता के लिए, अगर आप मंच से सीधे उस व्यक्ति को आप काउंटर करते हैं, सीधे उसका उपहास करते हैं, उनको अपमानित करते हैं, तो क्या वह व्यक्ति आपके साथ हुआ आ जाएगा? नहीं आ पाएगा जी। कोई भी व्यक्ति जब हम सब भाई है, गलत सलत थोड़ा बहुत हो रहा है तो उसको मनाया दनाया जाए, बहुत सी बात कहा जाए, सब किया जा सकता है और उसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब 5 आदमी 10 आदमी बैठिए, अगर नहीं होगा उसको घर पर जाया जाए, किसी भी व्यक्ति को अब बैठकर उनसे बात किया जाए। और जब सब बात रखिएगा तो सबसे पहले आप स्वयं जब निस्वार्थ रहिएगा ना, आपको कोई मतलब नहीं रहेगा, तभी आप दूसरे को आप मनाने भी सफल मनाने में हो जाइएगा। अगर आप स्वयं उसमें किसी तरह का आप अपना दाव बचा कर रखे हुए हैं तो समाज के लोग इतना बुड़बक नहीं है। अगर आप अपनी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने वर्चस्व में और दूसरे को ढालना चाहते हैं तो जल्दी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चीज को देखा जा रहा है। वो आपको जो इस चीज को, जो इसका कन्वेनर बनेगा, जो संयोजक होगा, जो आदमी सब 2-4 आदमी मिलकर इस काम को करेगा, उसको तो एकदम निस्वार्थ भाव से काम करना होगा और उसको संचालन से और उसको अध्यक्षता से और उसको विषय प्रवेश कराने से सभा में और उसके समाज के सामने अपने को प्रदर्शित करने से कोई मतलब नहीं रहेगा। उसका मुख्य उद्देश्य रहेगा हमारा समाज एक कैसे हो, तो इस दिशा में वो काम करेगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उसमें अभी जो संघर्ष जो मोर्चा बना हुआ है, आपके मगध प्रमंडल के जो 2-3 गो संगठन है, जो आदिवासी जागरण मंच, कौन एक जागृति मंच,
एक दो तीन को है तो हो सकता है कि उन लोगों का माने इस तरह का आपस में रहा, लेकिन फिर भी मैं उसको भी देखा हूँ। हमें आपके मगध के भी लोगों से बात हो रही है ना। आखिर जो उस दिन की घटना जो 20 तारीख को क्यों हुई, वो तो गलती मगध वाले लोगों की न हुई। आप जो अगर कोई इग्नोर किसी को किया, चाहे कोई कुछ बात अगर हुआ तो तालमेल बैठा कर करना चाहिए ना उन लोगों को। तो इसका मतलब है कि आपस में उन लोगों को भी आपसी सहमति, मैंने चाहे एक सभी लोगों की सहमति के एक व्यक्ति विशेष के आदमी ने बदल दिया, इसका मतलब जो सामाजिक अगर आपका फैसला था, समाज के लोगों ने जिस काम को आप अगर निर्णय लिए हुए हैं और उस समाज के निर्णय पर एक व्यक्ति विशेष के लोग भारी पड़ गए और उसको बदल दिया गया, तो इसका कहने का मतलब तो उसमें वहां भी तो तह पेच है एक तरह का। उसमें भी हम नाम रखना नहीं चाहते हैं, लोगों से हमारी बात होती है। तो मगध में भी जो चल रहा है, तो एक बात हमने जब उस हॉल में गए, उसमें रविंदर बाबू मधेपुरा के हैं, वो बहुत अच्छे जानकार लोग हैं, अच्छे लोग हैं और शुरू से वो लड़ाई भी लड़े हुए हैं, पुराने लोग हैं, जानकार लोग हैं। उन लोगों से भी बात हुई, बहुत से लोगों से हमने देखा, शंभू जी थे, शिक्षक सिवान के, सब लोग से बात बहुत, हमने यही पाया कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाए चलिए। लोगों में, हाँ, लोगों में यही हो रही थी वहाँ पर। लोग का मानिए एक तरह से शरीर का लाश आए हुआ है, लेकिन दिल से लोग नहीं आए हुआ है। कुछ लोग देखने के ख्याल से, कुछ सुनने के, जो उत्साह होनी चाहिए, जो जागृति होनी चाहिए, जो मन में जो एक संकल्प होनी चाहिए, उस हिसाब से लोग वहाँ पर नहीं पहुँचे थे। जी जी, इसलिए मेरा भी मन नहीं लग रहा था। तो कहने का मतलब सब जो है, आप जब मिलाने चले हैं, आप समाज के बड़े लोग हैं, समाज के अच्छे लोग हैं, समाज को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो राजनीति करना बंद कीजिए। आप सबको सहोटने बटोरने का, पैर मुड़ धोकर एक करने का काम कीजिए। बड़प्पन उसमें है। किसी को देखिए, बहुत से लोग चंदा का विरोध करते हैं, तो चंदा कैसे काहे विरोध कीजिएगा? सामाजिक काम बगैर चंदा का हो ही नहीं सकता है गुरु बाबू। आज आप देख रहे हैं कि राजनीति करने वाले जो इतनी बड़ी पार्टी है देश का भाजपा, आप देखिए उनका जो डेटा निकला हुआ था कई करोड़ का, कांग्रेस का कई करोड़ का, अरविंद केजरीवाल का कई करोड़ का, विदेशों से भी लोगों को चंदा आता है और बगैर चंदा का कोई पार्टी नहीं है। और कोई भी सामाजिक जो संस्थान है वो चंदा से ही चलती है। और कोई भी काम ये सब जो है, हम लोगों का जो काम है, ये चंदा इसमें होनी चाहिए। बगैर चंदा का ये सब काम नहीं होगा, सहयोग मिलना चाहिए। बशर्ते बात ये होनी चाहिए कि चंदा का सहयोग सदुपयोग होना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन लोग जो चंदा को, जो चंदा करने वाले को, जो जरिए से जो लोग चंदा कर के समाज को जोड़ने का काम किया है और यहाँ तक लड़ाई को पहुँचाया है, चाहे जो भी कुछ कर रहा है, उसको अगर आप कोई भी व्यक्ति हमारे काउंटर करते हैं और कहते हैं कि यार अभी पैसा वाले लोग हो गए हैं और पैसा अब एक ही आदमी दे देने के लिए तैयार है, तो मैं उन महानुभावों से आग्रह करना चाहता हूं, जो व्यक्तिगत रूप से जो पैसा अगर खर्च करना चाहता है लोहार समाज के लिए निस्वार्थ भाव से, तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अगर वैसे बिहार में कोई लोहार अगर निस्वार्थ भाव से अगर है और समाज के लिए खर्चा करना चाहते हैं, तो सीधे कोर्ट के केस का जिम्मेवारी साकार ले कि जितना भी कोर्ट में केस होगा, खर्च लगेगा, मैं सिंगल दे दूंगा, कहीं से चंदा में लेने की जरूरत उसमें नहीं है। और चंदा दे और कोर्ट में सका, या स्वयं जाकर उसका केस को हैंडल करे अपने हिसाब से, और बहुत से एडवोकेट लोग से बैठाकर राय लेकर कमेटी के सहयोग से और जाकर के उसमें करे, तब ना हम समझेंगे कि निस्वार्थ भाव से पूर्ण समाज के लिए इन्होंने काम कर रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विशेष अपने पीछे, अपने महत्वाकांक्षा के पीछे वो अपनी तिजोरी अगर खोल रहा है, तो मैं इसे नहीं समझता हूं कि वह समाज का कल्याण हो जाएगा। उससे समाज का कल्याण अगर वो अपने ब्रांडिंग में खर्चा कर रहा है, तो मैं इसे कैसे समझूं कि वो समाज के लिए काम हो रहा है? समाज के लिए तो दे नहीं, अगर करोड़ों रुपया नहीं तो 10 लाख दे ना दे, 5 लाख लोग दे ना दे। जितने लोग जो बिहार में लाखों लाख खर्चा करके जो घूम रहे हैं, गांव गली में सब लोग घूम रहे हैं, बैनर बड़का बड़का बनवा करके गांव में समाज में ही अपना घूम रहे हैं। और जहां कुछ लोग तो सुनने में आया है पासवान समाज के बीच जा रहा है तो उनकी बात कर रहा है, लोहार में जाकर लोहार की बात कर रहे हैं, माने किसी तो राजनीति तो ऐसे होवे करती है। वो तो एक जाति से थोड़ी गरज उसका चलेगा, वो तो जमात का राजनीति करेगा तब ना व्यक्ति सक्सेस होगा। लेकिन फिर उसमें लोहार को बेवकूफ बनाने की जरूरत कहाँ है? इसके लिए अगर निस्वार्थ भाव से काम करना है तो आप वो ढंग से काम कीजिए, खर्च कीजिए, और नहीं तो आप अगर ये ढंग से अगर आप काम कर रहे हैं तो ये तो दूसरी चीज है। तो मैं इसका विरोध भी नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है, मुझे अटूट विश्वास है कि मेरा करवा आगे नहीं बढ़ेगा।
और मेरा कार्रवाई सफल होने वाला नहीं है, क्योंकि उसका जड़ ही जो है और उस ढंग से सब सिस्टम चल नहीं रहा है जो जो होना चाहिए। और जो जो जानकार लोग हैं, बहुत से लोग हैं, उन लोगों की विचार का आदान प्रदान, जो हम रास्ते बताए हैं, समितियां टुकड़ी 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 बना करके भाग बांट करके सभी का सलाह विचार लेकर, उस समय भी शांति दल, क्रांति दल सब लोग था ना, सुभाष जी एक नेतृत्व अलग कर रहे थे, गांधी जी का नेतृत्व अलग चल रहा था, बहुत तरह की बात थी। उससे कमोबेश उसी तरह का लोहार के लिए यही एगो आंदोलन है, यही अभी आजाद नहीं है लोहार। इस आजादी के लिए सारा व्यवस्था आपको बनाना होगा, इस हिसाब से आपको लड़ाई लड़ना होगा। तो इसलिए आप जो पूछे हैं लोहार संवाद यात्रा, मैं उसका मैंने विरोध मैं नहीं कर रहा हूँ, वो हम बोले हैं कि वो सब होना चाहिए राजनीति में स्थापित, लेकिन जो लोहार समाज की जहाँ तक जो बात है, जो इसका मुख्य जो उद्देश्य है, वो उस उद्देश्य पर नहीं जा रहा है। और हमारा कहने का मतलब एक तो और है गुरुआ, वो मान लेते हैं लड़ाई, अगर इसमें रुपया करोड़ों की खर्चा की जरूरत कहाँ है। अगर गुरु बाबू में कलेवर होगा लड़ाई लड़ने की जी, तो रुपया आपके पीछे थैला बांध कर लोग चलना शुरू कर देगा। आप में अगर क्वालिटी होगा, और लोहार का लड़ाई लड़ने के लिए आप अगर विधानसभा घेराव, अभी हम सुने विधानसभा घेराव का, फिर सुनते हैं कि अब विधानसभा मार्च का माने बदल रहा है विचार, तो मान लेते हैं अगर आप उसमें क्षमता जब होगी और निस्वार्थ जब काम कीजिएगा, आप में मेरिट होगा, और उसके लिए आप अनशन पर, धरना पर कहीं बैठ जाइएगा, वो अपने आप वहाँ रुपया जाना शुरू होगा, वहाँ पर आपका सब कुछ धीरे धीरे सब चालू हो जाएगा। व्यक्तिगत माने सब लोग आपको देना शुरू कर देगा। लेकिन उस लड़ाई को अगर आप निस्वार्थ भाव से आप लड़िएगा, तब ना आपके लिए कुर्बानी देगा। सरकार के गोलियों चलेगी, पानी के बौछार चलेगा, वो सब हम बर्दाश्त करेंगे। और जहाँ हम जान रहे हैं कि गुड्डू बाबू ये अपने हिसाब से और ये अपने के लिए ये अपना व्यक्तिगत रुपया इसमें खर्चा कर रहे हैं, तो हम काहे ले जाएंगे पानी के बौछार सहने, हम काहे ले जाएंगे पुलिस की गोली खाने, क्योंकि यही इसका उद्देश्य गड़बड़ हो रहा है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये सबसे समाधान हो जाएगा। उसका रुपया दे, खर्चा करने वाले लोग हैं, उनकी बहादुरी खर्च कर रहे हैं समाज के लिए, वो कह रहे हैं, लेकिन उसका रूपरेखा चेंज करना होगा और उसके लिए निस्वार्थ भाव से काम करना होगा। स्वार्थ रख करके अगर आप काम कीजिएगा तो समाज का कल्याण नहीं है, एक तरह का समाज को आप भुलावा दे रहे हैं। इसलिए मुझे जो आप बोले 3 गो विषय, मुझे नहीं लगता है ना सफल हुआ है। अभी उसमें देखिए लोकस का ही लोग हैं, मगध के लोग हैं, बहुत से संगठन के लोग उसमें थोड़ी सम्मिलित है जी। अभी तो हमको बहुत से संगठन के लोग हैं, जैसे तो सब उसमें छोटा छोटा तो बहुत संगठन है यहाँ ना, तो ये सब तो उसमें तो खाली हम लोकस का है वो देखते हैं कि ठीक है, लोकस के हमारे जो दोनों अध्यक्ष है माननीय लोग, उन लोग भी हैं, अब मगध के लोग हैं। अब ये लोग कब तक लोग एक साथ रहेंगे या कब तक हटें, इसका भी तो कोई गारंटी नहीं है ना। जी बिल्कुल। हमें तो ये भी पता है, कि जो दोनों ग्रुप में जो कुछ लोग जो हैं वह प्रलोभन में भी घूम रहे हैं। ऐसे भी हमको मालूम हुई है, अब सत्य है कि असत्य है, क्योंकि हाँ हम इसको सत्य इसलिए मानते हैं कि मुझे भी कहीं से प्रलोभन मिला है, मुझे भी माने हम इस चीज को इनकार किया, और हम और कहीं से एक जगह से नहीं आया है। भले ही हुआ उसका जो हेड है अपने न करे, उनके आदमी है जो लोग हैं, उनके टीम के लोग हैं, उन लोगों ने तो हमें भी प्रलोभन दिया है, बहुत तरह की बात है, लेकिन हमने एक्सेप्ट नहीं किया कि नहीं सब गलत बात है। इसीलिए इसी का नतीजा हम किसी जाथा के साथ घूम नहीं रहे हैं और किसी के साथ हम जा नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना क्या है जी, कि बिहार में लोहारों के कई संघ व संगठन है जी, जो कि जैसे लोकस को ही ले ले, लोहार कल्याण समिति जी, और सबों के नाम लगभग ऐसे ही, कोई कल्याण कर रहा है, कोई संघर्ष कर रहा है, ठीक है, कोई अधिकारों की बात कर रहा है जी। लेकिन जिस मंच का जो आत्मा होनी चाहिए, लोहारों का कल्याण, लोहारों की सेवा, समाज की सेवा, और उसमें एक त्याग दिखना चाहिए जी। और उस संघ व संगठन के नाम पर अधिकतर लोग राजनीतिक पार्टियों की तरह अपना उनका आचरण दिखता है जी, जो कि सबसे बड़ी विडंबना है। आप कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जी, लेकिन उसके जो पदाधिकारी हैं वो राजनीतिक दलों की तरह वो अपना व्यवहार रख रहे हैं, आचरण कर रहे हैं जी। जब यहीं पर एक विरोधाभास दिखता है जी, तो एसटी आरक्षण
के अधिकार की लड़ाई का क्या भविष्य है, लोग सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। और जो बवंडर है ये सोशल मीडिया के कुछ सैकड़ों लोगों में है जी, जमीन पे वो नहीं दिखता, धरातल पे वो नहीं दिखता है। अदरवाइज ये एकजुटता के लिए और भीड़ जुटाने के लिए हमें इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। जी जी बिल्कुल। और अधिकतर जो लोहार समाज है वो इन चीजों को समझ रहा है जी, और इसलिए वो उस तमाशे में शामिल नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक मिनट गुरु आओ, तमाशे में कैसे शामिल होगा? अभी आप देख लीजिए, मुजफ्फरपुर में देखिए, बिहार में सबसे लोहार का अधिक आबादी जो है आपका मुजफ्फरपुर और मोतिहारी और वैशाली, यही तीनों में ज्यादा है अधिकांश। हाँ, तो उसमें आप देख लीजिए मुजफ्फरपुर में देखिए 3 गो संगठन चलता है। लोकस के अध्यक्ष राधे श्याम जी हैं। अच्छा, लोहार विकास मंच के एगो संतोष कुमार लड़का है कोई, और उसके बाद में एक जो है जो आपके थे मनोज शर्मा जी, जो लोहार कल्याण महासंघ की महासभा, वो भोला ठाकुर जी हैं, वो अब कोई रिटायर कोई व्यक्ति हैं, उनको जिलाध्यक्ष बनाया गया है। तो कुल मिलाकर 3 गो संगठन एक डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। एक डिस्ट्रिक्ट में ये डिस्ट्रिक्ट में 3 गो संगठन है और 3 गो अध्यक्ष है। अब वहाँ किसके जत्था में, जब तक वो तीनों को आप नहीं मिलाइएगा और उसमें कि एक को आप ज्यादा तरजीह दीजिएगा तो 2 गो आपसे बाइकाट हो जाएगा। जी जी। हाँ, कोई ना कोई तो आपका बहिष्कार एगो करेगा, और सब तो एक साथ आएगा नहीं। तो उसके तीनों को एक साथ लाने के लिए आपको तो तजर्बा करना होगा, त्याग करना होगा। अब ये हाजीपुर में आइए, सबसे अधिक संख्या है, वहाँ भी आप देख रहे हैं कि 3 गो संगठन है। वहाँ भी डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा जी का एक अलग अपना लोहार कल्याण समिति कुछ चलता है। वहाँ एक और डॉक्टर सुनील जी है, वो अपना एगो कौन जो बिहार युवा मोर्चा चलाते हैं, उसमें एक और कोई सुनील एक शिक्षक जी हैं, उनका भी एक अलग चलता है। यानी 3 गो वैशालियों में है लगभग। अच्छा, उस तरह से अभी आपको औरंगाबाद में भी है, माने वो अभी विजय जी का जो है अलग है, आपके विजय जी मुखिया जी का, दीनानाथ जी का अलग है। माने इस तरह का बहुत जगह जो ये संगठन जो चलता है। तो मेरा उद्देश्य एक है, सबकी हम जाति एक है, संगठन अगर संगठन अलग अलग भी है तो उसके लिए भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन सभी संगठनों को हम एक साथ जोड़ करके कैसे काम करें, इसमें सबसे ज्यादा बहादुरी है कि हम उसको जोड़ कैसे ले। ये तजर्बा होना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए कि सब भाई हम मिल जाए। है अलग संगठन, एक मंच पर न भी आएगा, एक बैनर पर नहीं आएगा, एक बैनर के तले नहीं आएगा। हम मानते हैं तो मान लेते हैं 13 पार्टी वाले 38 पार्टी की जो है इंडिया बन गया, इंडिया बन गया 38-26 ही सब का, तो राष्ट्रीय पार्टी सब है। तो इंडिया और इंडिया ये 38-26 दल एक जगह समाहित हो जा सकता है, जो 36-38 जात के लोग हैं, 38 भाषा बोली भाषा भी अलग अलग राज्य का अलग अलग है, सब एक जगह मिल जा रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ऐसा सब लोग माने उस जगह पर पहुंच जाएगा सब लोग। तो वो लोग ये हो जा रहा है। हम माने देश को चलाने के लिए, राजनीति करने के लिए हम लोहार जाति एक कुल खून खानदान के लोग अगर हम हैं, हमारी लड़ाई एक है, तो हमें सीमित 4-5 गो संगठन है। तो ये सब लोग हम लोग आपस में एक नहीं हो सकते हैं जब एक जाति के लोग हैं, एक हमारा मुद्दा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या तो आखिर इसको समेटने वाले लोग नहीं हैं, जो पारदर्शी विचारधारा से और माने सामंजस्य बैठाने वाले लोग, सभी लोग उसी तरह से है। काउंटर करने वाले, मंच से सीधा किसी का शिकायत करने वाला, किसी को निंदा करने वाला, इस तरह का माने लोग करता है, तभी नहीं सब नहीं हो रहा है। तो बड़े जब आप क्यों कैसे होगा कि बड़ा आपका विचार नहीं हो रहा है, तो आपको सीधे बड़ा ऐसे हो जाने से थोड़ी हो जाएगा। बड़ा तो विचार रखना होगा, बड़ा उसके लिए आपको लोगों के बीच में जाना होगा, आपको सब त्याग कर लोगों को मिलाना होगा, जुलाना होगा, तब ना आप बड़ा होइएगा। तब उल्टे आप काउंटरे करते हैं सबको, आप सबको नीचा दिखाते हैं, अपने को ऊंचा दिखाते हैं। तो इसीलिए हमारा समाज टूट रहा है, हमारा संगठन मजबूत नहीं हो रहा है। यही सब कारण है गुरु बाबू। अगला सवाल है जी जी, आने वाले समय में लोहारों के गांधी अमीरी लाल ठाकुर एसटी आरक्षण के अधिकार के लिए लोहारों के संघर्ष और आंदोलनों में अपनी भूमिका को किस तरह और कहां देखते हैं? जी,
मैं इस पर मैं अपना विचार यही देना चाहूंगा कि जब तक जी सभी लोग राय तालमेल एक बैठा कर काम करना नहीं चाहेंगे, तब तक मैं कहीं किसी के साथ मैं नहीं रहूंगा। मैं अपना जहाँ घर है, मैं जहाँ अपने जिला में मैं जरूर काम करूंगा, और जिला में मेरा जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है तब तक मेरा जिला एक सीमित क्षेत्र में, जिला में आप बराबर मैंने, क्योंकि देखिए अवस्था भी 67 है, अब 68 शुरुआत होगी, और शारीरिक स्थिति से भी हम मजबूत नहीं रह पाते हैं। खाना पीना सब अपना उठना बैठना थोड़ा संयमित है और संयम ढंग से रहना है। अब जुआ जवानी तो बीत चुका है, इसलिए मैं हाथ पाँव मारना मैं उस में नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं अपना सीमित क्षेत्र जो है हमें संतुष्टि मिलेगी। जिस जिला में मेरा होम जिला है, मेरा जो घर है, मैं सदियों से इस जिला में 84 से मैं काम कर रहा हूँ, और आपका उसका मैं फेसबुक पर सब चीज़ मैं डाला हूँ, उसका लिंक भी आपको भेजे थे कि एक जमाना था कि किस ढंग से जब सोशल मीडिया नहीं था और किस तरह सूचना घुमाकर साइकिल पर अगर 10 गो गांव के लोग को हमको जमा करना पड़ा तो कितनी उसमें परेशानी थी। और रात में लाइट नहीं था तो हवा हाथ में गैस वाला पाइप वाला कस करके लालटेन जला कर उसी गांव में रात्रि विश्राम करके दरी बिछाकर तिरपाल बिछाकर ये सब हम लोग किए हुए हैं। यह सब उसमें हमारा लिखा हुआ है, डाला हुआ है, और बहुत से लोग उसके कमेंट बॉक्स में भी जो उसका प्रत्यक्षदर्शी है सब लोग कमेंट्स भी किए हुआ है। आज भी हमारे उम्रदराज गार्जियन लोग हैं यहाँ पर, बिहारी शर्मा जी हैं एक रिटायर्ड शिक्षक, और जो हमारे जानते हैं सारे गतिविधि को राधाकांत ठाकुर है, सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। उन लोग, उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। सब लोग सहयोग मदद हम लोगों को करते रहते हैं। तो इसलिए हम जिला में जो हमारा मिशन है उसको मैं बराबर कंप्लीट रखूंगा और उसको लागू रखूंगा, बराबर मैं जिला को संगठित करूंगा। जब भी मैं इंतजार में रहूंगा कि प्रदेश में जिस समय अगर सभी लोगों का समन्वय जब बन जाएगा और जब भी उस तरह का कोई घोषणा कोई करेंगे तो मैं उसके लिए मैं अपने जिला से सभी लोगों को, चाहे पूरे बिहार में, मैं मेरे विचारधारा से जो लोग जुड़े हुए हैं मैं सबको आह्वान करूंगा। जैसे कुछ दिन पहले हमने ये भी सुना था, आपने इस तरह का इंटरव्यू लिए हैं आपको गया के अनिल शर्मा जी का और हाँ अमित राज जी का, वहाँ से भी हमने उसमें उस ऑडियो में आपको हमने सुना है कि वो लोग भी धन जुटाने के थोड़ा सा प्रयास में है कि अगर वो लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर जो बात किए थे, या हो सकता है कि उन लोगों को समय मिल जाए तो हाँ, तो उसके लिए पैसा की उनको दिक्कत है। तो अगर उन लोग ऐसे लोग अगर उस तरह का, अगर अमित शाह जी को अगर उतारा जाता है बिहार में और लोहार समाज के सभा में, एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात होगी। जो लोग उतारे, कोई उतारे, उसमें हम लोग का आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सभी तरह से हम लोग पागल हो जाएंगे उसमें भीड़ जुटाने के लिए। और जब तक इस तरह का समन्वय लोग नहीं बनाएंगे और अलग अलग इसी तरह अपना अपना डफली राग अलापते रहेंगे तो मेरे विचार से तो मेरे जैसे जो लोग होगा वो सब लोग साइलेंट अपने घर पर रहेंगे। जिनको जाना है वो अपना करते रहें जिंदगी भर इसी तरह का। हम तो यही सुझाव देंगे। ऐसे करने से क्या फायदा? इसका मतलब हमारा पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। अब गांधी मैदान में अब सोचिए, बुलाइएगा, अब बताइए बस, जो आखिर गांधी मैदान के लिए बस तो भाड़ा करना होगा ना, उसके लिए गाड़ी घोड़ा सब व्यवस्था करना होगा, काम काज करना होगा, सभी लोग के यहाँ दौड़ना होगा 5 दिन पहले ही से सारा। वहाँ जाने के बाद टाइम फीस, वहाँ घर आइएगा कोई कुछ ले करके नहीं, सब लोग ठगा महसूस करेगा कि कहाँ से हम आए हैं। न वहाँ आपका कोई नेता होगा, न वहाँ कोई घोषणा होगा। और लोहार का जो हम सभा देख चुके हैं, कर चुके हैं, अगर जब तक राजनीतिक व्यक्ति पृष्ठभूमि का मंच पर कोई राजनेता या केंद्र का नेता नहीं रहेगा तो लोहार लोगों का मंच सुरक्षित नहीं रहता है। वहाँ पर बोलने के लिए माइक लोग हाथ में से एक दूसरे को छीनता है, वहाँ पर आपस में प्रतियोगिता होने लगती है, वहीं पर हाँ ध पकड़ सब जारी हो जाता है। मुझे नहीं लगता है कि जब केंद्रीय मंत्री जब आएगा तो वो आपका डिसिप्लिन में रहेगा, अनुशासित रहेगा, सरकार का वहाँ सब उनका बॉडीगार्ड रहेगा, सरकार की तरफ से उसका सब कमांडो फोर्स रहेगा, माने सब चीज व्यवस्थित रहेगा। आपका शांत वातावरण में आपका सभा सफल होगा। अगर सिर्फ लोहार को घोड़दौड़ वहाँ कीजिएगा तो उससे कुछ लाभ नहीं होगा और अधिकांश लोहार, आप बहुत ज्यादा लोहार नहीं आ पाएगा। इसलिए गांधी मैदान का घोषणा करना बगैर किसी केंद्रीय मंत्री को और उसको तो वह सफल हो जाएगा। मेरा ख्याल है उसमें हम दुरुपयोग हो जाएंगे, उससे हम सहमत नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी जी। और अंत में सीधी बात,
कि लोहारों को एसटी आरक्षण का अधिकार कब तक मिल पाएगा, या इसका भी वही हश्र होगा जैसा कि बिहार जातिगत गणना में लोहार समाज के नेताओं के दो तरफा फैसले गणना में हिस्सा लेने और गणना का बहिष्कार करने में उलझ कर रह गई। लोहार समाज हाशिए पर चला गया। तो क्या लोहार एसटी आरक्षण का मुद्दा, मांग, संघर्ष और आंदोलन भी इस बार भी हाशिए पर ही रह जाएगा? सबसे बड़ा सवाल। जी, ये तो मैं इसका तो आभास मैंने अपने पोस्ट में इसका चर्चा भी मैं कर दिया हूँ कि जो जातीय गणना में जो हमारी जो हास्य हुई है उस तरह का हो जाएगा। मैं पहले ही उस पोस्ट में डाल दिया हूँ कि तो ये तो आप एकदम बिल्कुल कह रहे हैं। जब हम सचेत इसके प्रति नहीं हो रहे हैं, जागरूक होकर समन्वय बनाकर इसको एकदम संवेदनशील ढंग से हम नहीं समझ रहे हैं और जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं, इसको बढ़िया से नहीं लड़ रहे हैं, तो वही होगा जो होना। मैंने जो लोग जो जनगणना में हो गई है, क्योंकि वो तो सीधे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जब उस तरह से आप नहीं करेंगे, ये ढंग से लड़ाई और कुव्वत से ढंग तौर तरीका से नहीं करेंगे और आपसी इसी तरह की सहमति रहेगी, तो लोग किस में जाएंगे? अब पंचायत जी में जाएंगे कि उमेश शर्मा जी में जाएंगे कि आपके इनके अमित राज जी में जाएंगे? कहाँ कहाँ कौन लोग बोला? तो उससे तो बेहतर है कि हमारे समाज के जो निष्पक्ष लोग हैं उन लोगों को साफ दू टूक कह देना चाहिए और निर्णय ले लेना चाहिए कि जो लोग आदमी भर का कोई भी आदमी, बड़ा छोटा, हमारा जौन भाई हो, अगर जो अमित शाह गृह मंत्री को गांधी मैदान में अगर उतारने की बात करते हैं और घोषणा कराने की बात करते हैं, जो बुलाएंगे हम उसका स्वागत करेंगे और उसी में हम जाएंगे। एकदम यही होना चाहिए। ये जब तक नहीं हो रहा है तब तक उसको में जाना ही बेकार है। जहिया इसका डेट बन जाए, जो लोग लेने में टाइम सक्षम हो जाए, जो धन की जरूरत है समय, तो उसमें हम लोग तन मन धन देने के लिए तैयार हैं। हम लोग सहयोग देंगे, हम अपने जिला से पैसा भी देंगे, सब हम लोग कोर्ट में केस भी लड़ने के लिए देंगे, वहाँ भी जहाँ भी लोग कहेंगे हम लोग पूरा समाज से सहयोग करेंगे। लेकिन उस तरह का आगे हम लोगों को कोई दिखाई चीज नहीं दे रहा है। इसी के वजह से हम लोग सहयोग में, ना हम कोर्ट में पैसा देना चाह रहे हैं, न उसके लिए किसको कौन आदमी को दे, किस पर हम भरोसा करें। इसलिए समाज के साथ ही बड़ी विडंबना है। और ये हकीकत आप बोल रहे हैं कि हमको नहीं लगता है कि जनगणना का हाल हो जाएगा अगर लोग संवर कर, नहीं तो लोग संवर जाए, अभी समय है। सभी लोगों से मेरा आग्रह है, निवेदन है, मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि इस पर लोग विचार करें और विचार करके सभी लोग एक साथ हो करके अपने महत्वाकांक्षा को त्याग करके और समाज को एक करके और एक कर करके लड़ाई लड़ने का प्रयास करें, तब सफल हो जाएंगे। जी जी जी। किसी भी इंसान के लिए जी या समाज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उसकी सबसे बड़ी पीड़ा ये होती है कि उनकी आकांक्षाओं का मर जाना, उनके सपनों का मर जाना। इसलिए लोहार समाज के जितने प्रदेश के नेतृत्व करता है उनसे विलेज लाइन लाइव आग्रह करता है कि वो लोहार के हित में एक मंच पर आए, एक दूसरे का आदर करें असहमतियों के बावजूद भी, और कोशिश करें कि एक मंच पर आए, क्योंकि इस वक्त लोहार समाज ज्वालामुखी पर बैठा है। उनके सपनों को, उनकी आकांक्षाओं को मरने मत दीजिए। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हमारे पॉडकास्ट लोहार आजकल की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। यह चर्चा आगे भी जारी रहेगी। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें villageline24x7@gmail.com पर अभी मेल कीजिए। हम फिर मिलेंगे हमारी पॉडकास्ट लोहार आजकल की अगली कड़ी में एक और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं विलेज लाइन लाइव पॉडकास्ट।